अस्सलामुअलैकुम। उर्दू टीवी कशिश खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन और इस खबरनामे की शुरुआत करेंगे हम सुर्खियों से। बस 4 दिन का इंतजार है, देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। केसीआर की नरेंद्र मोदी और पवन कल्याण पर तनकीद। मुल्क को 56 इंच का सीना नहीं, दरिया दिली चाहिए। अमेठी में प्रियंका गांधी ने बनाया मोदी को निशाना। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला की रैली में धमाका, धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी ने बोला मोदी और राजनाथ सिंह पर हमला, कहा दोनों ने मिलकर सीनियर कायदीन का वजूद ही खत्म कर दिया। अपने दौरे एशिया के दौरान मलेशिया पहुंचे ओबामा, इंसानी हुकूक की सूरत हाल में बेहतरी की जरूरत पर दिया जोर। और अब खबरें तफसील से। टीआरएस सरबराह केसीआर ने नरेंद्र मोदी और जनसेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण पर तनकीद की है। केसीआर ने कहा कि रोजाना 10 कुत्ते उनके खिलाफ भौंकते हैं, लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। उन्होंने कहा कि पवन कल्याण का बयान तेलंगाना के आवाम के लिए तकलीफदेह है। उन्होंने मोदी पर तनकीद करते हुए उन्हें पागल करार दिया। केसीआर ने कहा कि मजीद 4 दिन का इंतजार है, सबको मालूम हो जाएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। इधर निलबెట్టుకొని नरेंद्र मोदी ఏం చెప్తాడు? 1 + 1 + 1 = 3 111 అంటే చెప్తాడు పిచ్చి నరేంద్ర మోడీ। 1 + 1 + 1 అంటే తెలంగాణలో పంగనామాలు అయితాయి। రెండోది ఏంటంటే 1 + 1 + 1 = 3 గానే నీ బతుకు 0 అయింది, నీ బతుకు బస్ స్టాండ్ అయింది ఇక్కడ। ఎందుకంటే తెలంగాణ గడ్డ మీద నుంచి నువ్వు చాలా ద్రోహంగా మాట్లాడినావు। दूसरी जानिब टी हरीश राव ने पवन कल्याण के बयानात को मुस्तरद कर दिया है। टीआरएस कायद का कहना है कि पवन कल्याण बकवास कर रहे हैं और उन्हें अपनी हरकतों से बाज आ जाना चाहिए। वाज़ेह रहे कि पवन कल्याण ने इल्जाम लगाया था कि साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस बोसा सत्यानारायणा और हरीश राव के बीच तिजारती ताल्लुकात हैं, लेकिन हरीश राव ने इन बयानात को बेबुनियाद करार दिया है। పవన్ కళ్యాణ్ నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు। బొత్స సత్యనారాయణతో హరీష్ రావుకు వ్యాపార సంబంధాలు నేను పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడినారు। నేను సవాల్ విసురుతా ఉన్న పవన్ కళ్యాణ్ కు 24 గంటల్లోగా నీ దగ్గర సాక్ష్యాధారాలు ఉంటే బయట పెట్టు, నేను పోటీ నుంచి తప్పుకుంటా, నేను రాజకీయ సన్యాసం తీసుకుంటా। ఒకవేళ నీ దగ్గర సాక్ష్యాధారాలు లేకపోతే బహిరంగంగా బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పాలని నేను పవన్ కళ్యాణ్ డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా। ఒకవేళ 24 గంటల్లోగా పవన్ కళ్యాణ్ క్షమాపణ చెప్పినట్లయితే చట్టపరంగా న్యాయపరంగా డిఫార్మేషన్ సూటు ఖచ్చితంగా న్యాయవాదులతో చర్చించి। बीजेपी के सीनियर कायद वेंकैया नायडू ने कहा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और चिरंजीवी उसी जहाज में सवार हैं। विजयवाड़ा में मीडिया से बात करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि कांग्रेस अब डूबने से बच नहीं सकता। अब पूरा मुल्क नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहा है और नरेंद्र मोदी को पीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता है। उनका कहना था कि अगर रियासत में बीजेपी टीडीपी के इत्तेहाद और मरकज में बीजेपी पार्टी बरसर इख्तिदार होती है तो ऐसे में रियासत की तरक्की यकीनी है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने आवाम से वादा किया है कि सीमांध्रा में जो स्कीमात मुतारिफ करवाई जाएंगी उन स्कीमात को तेलंगाना में भी शुरू किया जाएगा। जगन ने इतवार को जिला खम्मम के सत्तुपल्ली में मुनक्किदा जनभेरी से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। जगन का कहना था कि तेलंगाना में भी वाईएसआर पार्टी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। फिल्म अदाकारा जयप्रदा ने सिकंदराबाद के हल्के पार्लिमान के कांग्रेसी उम्मीदवार अंजन कुमार यादव और हल्का असेंबली की कांग्रेसी उम्मीदवार जय सुधा के साथ एक इंतखाबी रोड शो मुनक्किद किया। इस रैली के तहत उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए कांग्रेसी उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। जयप्रदा ने कांग्रेस को मुस्तहकम करने और हाथ के निशान को वोट देने की आवाम से अपील की।
कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने किशनबाग 9 नंबर रोड पर एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया। कायदे मुखन्ना ने कहा कि मुखालिफ ताकतें बीजेपी और आरएसएस के साथ मिलकर मजलिस को शिकस्त देने की साजिश रच रही हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने मोदी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने आवाम से शरह वोटिंग में इजाफे पर जोर दिया। कायदे मुखन्ना ने राजेंद्र नगर के मजलिसी उम्मीदवार जाकिर हुसैन जावेद को जिताने की भी अपील की। इस जलसे से राजेंद्र नगर मजलिसी उम्मीदवार जाकिर हुसैन जावेद एडवोकेट ने भी खिताब किया। जलसे में हजारों मुकामी अफराद ने शिरकत की। आपका मकसद पूरा होगा, न मैं जो अपना हल्का अपना इलेक्शन छोड़कर आपके दरमियान में आया हो, वो मकसद भी पूरा नहीं होगा। तो मेहरबानी फरमाकर थोड़े सब्र के साथ, इस्तेक़लाल के साथ, सुकून के साथ मुझे कुछ कहने दीजिए और यहां जो लोग जमा हैं उनको कुछ सुनने दीजिए। और इंतखाबात का वक्त है। इंतखाबी मैदान में कई सियासी जमातें आपके दरमियान में है और हर सियासी जमात का उम्मीदवार या उस जमात का लीडर यही बात कहता है कि वो अच्छा, उसकी पार्टी अच्छी, आप उसके पार्टी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। लेकिन मैं आज आपके दरमियान में हर वक्त ये बात कहने नहीं आया हो कि मैं अच्छा हूं, मेरी पार्टी अच्छी है, आप मेरी पार्टी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। ये बात मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन सिर्फ मेरी जमात नहीं है। मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन आप सबकी जमात है, हम सबकी जमात है और इसलिए मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन। कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्के असेंबली चारमीनार के मजलिसी उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा खादरी के साथ रोड शो मुनक्किद किया। कायदे मुखन्ना का ये दौरा हुसैनी आलम से होता हुआ महबूब चौक, मोती गली, शाहगंज, हिम्मतपुरा, आशा टाकीज से होता हुआ पुरानी हवेली पहुंचा। कायदे मुखन्ना ने रोड शो के दौरान आवाम से मजलिस को मुस्तहकम करने और मजलिस की ताईद में वोट देने की अपील की। इस मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर आवाम ने मजलिसी कायदीन की गुलपोशी भी की। उन्होंने कॉर्नर मीटिंग से भी खिताब किया। अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ सैयद अहमद पाशा खादरी, हुसैनी अलम कॉरपोरेटर व साबिक मेयर मीर जुल्फिकार अली, शालीबंडा कॉरपोरेटर मोहम्मद गौस, मुगलपुरा कॉरपोरेटर मोहम्मद मुकरम अली, मजलिसी सरगरम कारकुन मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, यूसुफ उद्दीन सिद्दीकी, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद साजिद के अलावा दीगर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सारे हिंदुस्तान में जहां पर भी इंतखाबात होंगे वहां जाएगी और सारे हिंदुस्तान के मजलूम मुसलमानों की आवाज बनेगी, उनको बेदार करेगी। अपनी आवाज, अपने जोश, अपने जज्बे, अपने मोहब्बत, अपने खुलूस के जरिए हिंदुस्तान के बच्ची और मुसलमानों की आवाज बनेगी और जवाब देगी। हालात की नजाकत को समझे और अपने वोट को मजलिस से अपने इस्तेमाल करिए। हर मजलिस दुश्मन ताकतें मेरे मुराद हर परिवार बीजेपी RSS परिषद इन लोगों से है ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इतिहास को इंतजार में तब्दील करें और बेटी ही आगे बढ़ रहा है। एक कहता है कि पाकिस्तान चले जाए वो लोग जो नरेंद्र मोदी की मुखालिफत से नहीं लेना चाहिए। तीसरा कहता है कि आज एक नया वो तेरे हवा पैदा करने वाला आता है और ऐसी गंदी बात कहता है कि मुझे दोहराते हुए भी शर्म आती है कि दलित माँ बहन के घर में राहुल गांधी है या खतरा है। अरे 50 वर्ष से 50,000 रिसालात का सामना करते हुए, लड़ते हुए, कटते हुए, चलते हुए, मरते हुए हम अपने मुखान से नहीं हटे, पानी को हाथ नहीं लगाएंगे। लोग को है, सामनियत को है, इसके इत्तेहाद को है, अखंडता को है। हल्का असेंबली बहादुरपुरा के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मौजम खान ने रहमतपुरा, रमा टाकिस, बहादुरपुरा चौरस्ता, अलीबाग, काला पत्थर चौरस्ता और गुलाब जंग इलाकों का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात की और मजलिस को मुस्तहकम करने की अपील की। इस दौरे में मोहम्मद मौजम खान के साथ रमरसपुरा कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन, मजलिसी सरगर्म कारकुन हुसैनी पाशा, सैयद जावेद अहमद और दीगर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। हल्का असेंबली जुबली हिल्स के मजलिसी उम्मीदवार नवीन यादव ने यूसुफगुड़ा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मुकामी अवाम से मिलकर 30 अप्रैल को मजलिस की ताईद में वोट देने की अपील की। इस मौके पर नवीन यादव के साथ दीगर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। हल्का असेंबली नामपल्ली के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने फसलांसर में मुनक्किद इंतखाबी जलसे आम से खिताब किया। जाफर हुसैन मेराज ने मुसलमानों और इलाके के वोटरों को 30 अप्रैल को मुनक्किद इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तलखीन की। उन्होंने कहा कि अवाम ही मजलिस की ताकत है। जलसे से मेयर बल्दिया अजीमतर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन ने भी खिताब किया। जलसे में मुकामी अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मजलिसी सरगर्म कारकुन मोहम्मद हातिम समेत दीगर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। इस जलसे आम में कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी के जलसे आम को लाइव नशर किया गया। कायद मुखन्ना 9 नंबर पहाड़ी में खिताब कर रहे थे। 3-4 दिन के बाद में 30 अप्रैल को पोलिंग होने जा रही है। हम जितनी भी मेहनत कर रहे थे, जितनी भी कोशिश कर रहे थे कि इस तारीख के लिए हमारा मेन मकसद था, तो मैं आपसे अदब दरख्वास्त करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की तमाम मेहनत साजिशें मैं एक जमाने से देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब जल्दी पद यात्रा कर रहा था, फिर रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपने भाइयों की बस्ती में फिर रहा हूँ, मैं अपने भाइयों की बस्ती में घूम रहा हूँ। मुझे सबसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत अगर मिली है तो वो हल्का नामपल्ली में मिली है। तो मैं आप तमाम हजरात से फाइल करूंगा और दरख्वास्त करूंगा 30 अप्रैल को हमारा इम्तिहान का दिन है, हमारे हुजूर का दिन है। 30 अप्रैल को हर शख्स अपने अपने घर से निकलना है, मेरी माँ बापों को साथ देकर निकलना है और ये बता देना है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन वाहिद ऐसी सियासी जमात है जो आपके मसाइल हल कर सकती है, आपके बीच में रह सकती है। हर चीज के लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। तो 30 अप्रैल को आप सुबह वाले वक्त निकलिए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मजलिस का इम्तियाजी निशान पतंग है, पतंग के हक में अपना वोट दीजिए और
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत करिए। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे बड़ी उम्मीद करता हूँ कि 30 अप्रैल को अहमदनगर में से एक ऐसी पोलिंग होगी, एक ऐसी लहर निकलेगी, आज से पहले कभी ऐसी पोलिंग नहीं हुई थी। तो मैं चाहता हूँ आपके पोलिंग परसेंटेज आपका 100% होना चाहिए। यानी अगर आपके घर में 10 वोट है तो 10 के 10 पढ़ना चाहिए। अगर आपके घर में 50 वोट है तो 50 के 50 पढ़ना चाहिए। 5 है तो 5, 2 है तो 2, 3 है तो 3। क्योंकि वक्त की नजाकत है, ये फिरका पर ताकत है, मुस्तकिल हो चुके हैं। ये लोगों का ख्याल है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को शिकल दी जाए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपकी जमात है, कि पूरे मुसलमानों की जमात है। इनको शिकल देने के बारे में सोचने वाले को अल्लाह ताला खुद ही शिकल दे देगा। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ और 5 घंटे में मुझे जाना है, इसके लिए मैं तफसील इंतजार नहीं कर रहा हूँ, मगर 28 तारीख को अहमदिया में यहाँ पे एक मरकजी जलसा होगा जल्दी में। इंशाअल्लाह ताला वो टाइम में आपको तफसील इंतजार करके बताऊंगा कि आप जिस उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं, क्या वो उम्मीदवार हल्के नामपल्ली के लिए फिट है या नहीं है, क्या वो उम्मीदवार मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का उम्मीदवार आपकी नुमाइंदगी कर सकता या नहीं कर सकता। ये मैं चंद कलमात के साथ आपसे रुख्सत देना चाहता हूँ। फिर एक बार कहना चाहता हूँ, 30 अप्रैल को आप मुस्तैद रहिए और अपना एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में करिए। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का निशान बताएंगे। शुक्रिया। सिकंदराबाद हल्के पार्लिमान के टीआरएस उम्मीदवार टी भीमसेन एडवोकेट ने वारिसगुड़ा में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। टी भीमसेन ने इंतखाबी जलसे में खिताब करते हुए उन्हें जिताने की अपील की। उनका कहना था कि अगर वो इंतखाबात में जीत हासिल करते हैं तो वो इलाके की तरक्की के लिए सख्त जिद्दोजहद करेंगे। टीआरएस उम्मीदवार का कहना था कि टीआरएस ने अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए सख्त जिद्दोजहद की थी कि अब रियासत की तरक्की पार्टी का अहम मकसद है। टी भीमसेन ने बताया कि मुसलमानों को तेलंगाना में 12% रिजर्वेशन फराहम किया जाएगा। इस जलसे में मोहम्मद खलील, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद गौस और मोहम्मद हुसैन समेत दीगर मौजूद थे। तेलंगाना आने का बाद ये फर्स्ट इलेक्शन है, ये तो हिस्टोरिकल इलेक्शन है। अभी ये इलेक्शन से कोई गवर्नमेंट फॉर्म करता वो तेलंगाना को अच्छा गवर्नमेंट करने का रहेगा। उसके लिए आप लोग अच्छा सोच के वोट डालना पड़ता। हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो में बहुत अच्छा इश्यूज है। वो इंडिया में कोई पार्टी कोई गवर्नमेंट अभी तक नहीं करा। एक तो कंपल्सरी एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक कंपल्सरी फ्री एजुकेशन है। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं रहेगा। ऐसा बहुत लोगों को बचत करने वालों को एम्प्लॉयमेंट देना और टेम्पररी एम्प्लॉयज को रेगुलराइज करना और इम्पोर्टेंट उसको माइनॉरिटीज के लिए 1000 पोस्ट भर्ती तलाश करके माइनॉरिटीज को डेवलपमेंट करने के लिए प्रोविजन रखे। हल्के पार्लिमान सिकंदराबाद के टीआरएस उम्मीदवार टी भीमसेन ने मुन्नूर कापू संघ के जिम्मेदारों से मुलाकात की। संघ के जिम्मेदारों ने कहा कि उन्होंने टीआरएस की ताईद में वोट देने का फैसला किया है। टी भीमसेन ने कहा कि इंतखाबात जीतने के बाद वो तेलंगाना मुस्लिम यूनिवर्सिटी और खवातीन के लिए अलहदा यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए नुमाइंदगी करेंगे। इस मौके पर टीआरएस के दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। మీటింగ్ వెళ్ళొచ్చాను. ముస్లిమ్స్ అందరూ కలిసేసి ఇంటలెక్చువల్స్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్గాలు వాళ్ళు రిజల్యూషన్ పాస్ చేసేసి టీఆర్ఎస్ సపోర్ట్ చేస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పారు. వాళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు ప్రెస్ మీటింగ్లో, ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రెస్ క్లబ్లో. అప్పుడు వాళ్ళని నేను नारायणगुड़ा ट्रैफिक पुलिस ने रात के औकात में गाड़ी सवारों की तलाशी ली। पुलिस ने गाड़ी सवारों की हालत नशे की जांच की। उन्होंने हालत नशे में ड्राइविंग करने वाले 18 गाड़ियों को सीज किया, जबकि केस दर्ज करते हुए ड्राइवर्स को छोड़ दिया गया। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े मल्लेपल्ली के एक मकान से 2 लाशें बरामद हुई हैं।
ये दोनों लाशें एक मर्द और एक औरत की हैं। खवातीन की लाश की शनाख्त नहीं हो पाई है, जबकि दूसरी लाश की शनाख्त कुमार के तौर पर की गई है। ये लाश घर में 4 दिन से पड़ी हुई बताई गई है। इन दोनों के सरों को पत्थरों से कुचल दिया गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है, जबकि लाशों को उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल किया गया है। नाज़रीन, आइए अब रुख करते हैं कौमी खबरों की जानिब। प्रियंका गांधी ने एक बार फिर बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर निशाना लगाया है। अमेठी में राहुल गांधी के लिए इंतखाबी तशहीर करने पहुंची प्रियंका ने मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मुल्क चलाने के लिए 56 इंच का सीना नहीं, दरिया जैसा दिल चाहिए। प्रियंका यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने कहा कि जालिमाना ताकत से मुल्क नहीं चलता, बल्कि मुल्क चलाने के लिए अखलाकी कुव्वत की जरूरत होती है। प्रियंका वाड्रा रायबरेली और अमेठी में तशहीर कर रही हैं। इस मुहिम के दौरान वो मुसलसल मोदी पर हमले करती रही। कभी रॉबर्ट वाड्रा पर हुए हमलों का जवाब देते नजर आई, तो कभी खातून जासूसी मामले पर बीजेपी को घेरते नजर आई। प्रियंका ने अमेठी की आवाम से अपील की कि वो सोच समझ कर सही आदमी को अपना वोट दें। ये भारत देश है, इसे चलाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है। इसे चलाने के लिए दरिया जैसा दिल चाहिए। इसे चलाने के लिए सत्ता का क्रूर बल नहीं, एक नैतिक शक्ति चाहिए। इसे चलाने के लिए अपनी क्षमताओं का खोखला बाहरी प्रदर्शन नहीं, एक भीतरी दृढ़ता चाहिए। एक ऐसी दृढ़ता जो देश की संस्कृति के लिए, उसे बचाए रखने के लिए मर मिट जाने को तैयार करे। आपको सशक्त बनाना राहुल जी के दिल के बड़ी बात की बात है। वो चाहते हैं कि आपको शक्ति मिले, आप में आत्मविश्वास बढ़े। उन्होंने रास्ता दिखाया, सारा काम आपने किया और आज आपके जीवन में बदलाव आया। कांग्रेस और बीजेपी की सियासी जंग बद से बदतरीन होती जा रही है। रहनुमाओं के एक दूसरे पर जाती हमले तीखे और काबिल एतराज होते जा रहे हैं। प्रियंका गांधी के मोदी पर हमले से तिलमिलाई बीजेपी ने इतवार को प्रियंका गांधी के शौहर रॉबर्ट वाड्रा पर एक वीडियो फिल्म जारी की है। फिल्म के जरिए बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ ही सालों में हरियाणा और राजस्थान में करोड़ों की जमीन कब्जा कर ली है। इसमें कांग्रेस के वज़ीराए आला और बदउनवान अफसरान ने उनकी मदद की है। गांधी खानदान से इस पूरे गोरख धंधे पर सफाई तलब करते हुए बीजेपी ने कहा कि उन्हें इस पर अपना रुख साफ करना चाहिए। हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और श्रीनगर लोकसभा उम्मीदवार फारूक अब्दुल्ला की इलेक्शन रैली में इतवार को उस वक्त धमाका हुआ जब वो रैली से खिताब कर रहे थे। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि खान यार इलाके में रैली के मुकाम से सिर्फ 25 मीटर के फासले पर धमाका हुआ। धमाके की आवाज दस्ती बम धमाके के जैसी थी। पार्टी के दीगर रहनुमाओं के साथ स्टेज पर मौजूद अब्दुल्ला ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि ये धमाके उन्हें डरा नहीं सकते और न ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट करने से आवाम को रोक सकते हैं। पुलिस ने कहा कि धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। किसी भी तंजीम ने अब तक धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। राहुल गांधी के खिलाफ काबिल एतराज तबसरा करते हुए योगा गुरु बाबा रामदेव कानून के शिकंजे में फंस गए हैं। उनके खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो गई है। रामदेव ने अपने बयान में दलितों के घर जाने को हनीमून से जोड़ते हुए राहुल के किरदार पर तनकीद की थी। बाबा रामदेव के बयान की कांग्रेस ने मजम्मत की है। उधर अपने खिलाफ एफआईआर से बाबा रामदेव के भी तेवर ढीले पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि दलित समाज को उनके बयान से दुख पहुंचा हो तो वो अफसोस जाहिर करते हैं। वहीं लखनऊ में बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। साथ ही जिला इंतजामिया ने 16 मई तक लखनऊ में उनकी तकरीर और इंतखाबी रैली पर रोक लगा दी है।
दूसरी जानिब बीएसपी सरबराह मायावती ने बाबा रामदेव के बयान पर सख्त तेवर इख्तियार कर लिए हैं। मायावती ने रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर पूरे मुल्क में रामदेव के खिलाफ जबरदस्त तहरीक शुरू की जाएगी। मायावती ने इंतखाबी जलसे में कहा कि कांग्रेस की तनकीद करते हुए बाबा रामदेव ने जिस तरह पूरे मुल्क के दलितों की बहन बेटियों की इज्जत पर उंगली उठाई है, जिस फहश और गिरी हुई जबान को इस्तेमाल किया है, उसकी हमारी पार्टी सख्त अल्फाज में तनकीद और मजम्मत करती है। भारतीय जनता पार्टी के तजुर्बेकार रहनुमा और साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला ने कहा कि अटल और लाल कृष्ण आडवाणी ने बीजेपी की बुनियाद रखी थी, लेकिन राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी और रमन सिंह ने मिलकर इन दोनों सीनियर कायदीन का वजूद ही खत्म कर दिया है। लखनऊ से कांग्रेस की उम्मीदवार रीटा बहुगुना जोशी की तशहीर करने पहुंची करुणा शुक्ला ने कहा कि बीजेपी अब एक शख्स की पार्टी बन गई है। इश्तेहारात में सिर्फ मोदी है। इससे पहले कभी अटल सरकार या आडवाणी सरकार कहकर वोट नहीं मांगे गए थे। करुणा ने नरेंद्र मोदी पर निशाना लगाते हुए कहा कि जो शख्स शौहर के फराइज नहीं अदा कर सकता, वो मुल्क की खवातीन की हिफाजत कैसे कर सकता है। मोदी ने 45 साल पहले शादी की थी, लेकिन अभी तक इंतखाबात में वो जो हलफनामा दे रहे थे, उन सब में उन्होंने ये दिखाया कि वो शादीशुदा नहीं हैं। बीजेपी लीडर अरुण जेटली ने इंतखाबात के बाद थर्ड फ्रंट की हुकूमत को सिरे से खारिज कर दिया है। जेटली का कहना है कि थर्ड फ्रंट के हुकूमत बनाने की बात सोची भी नहीं जा सकती। जेटली के मुताबिक इस बार के इंतखाबात में एनडीए को साफ साफ अक्सरियत हासिल होगी। दरअसल हफ्ते को ही सलमान खुर्शीद ने कहा था कि कांग्रेस और थर्ड फ्रंट मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। इसके जवाब में जेटली ने कहा कि कांग्रेस को 100 सीटें भी हासिल होना मुश्किल है। बता दें कि जेटली बीजेपी के टिकट पर अमृतसर से इंतखाबात लड़ रहे हैं। हफ्ते को मरकजी वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने कहा था कि लोकसभा इंतखाबात के नताइज आने के बाद जरूरत पड़ने पर कांग्रेस तीसरे महाज को भी हुकूमत के लिए हिमायत देने या लेने पर गौर कर सकती है। उन्होंने दावा किया कि मरकज में किसी भी हालत में बीजेपी की हुकूमत बनने का कोई इम्कान जाहिर नहीं हो रहा है। नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब। अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने कहा है कि वो मलेशिया एयरलाइंस के लापता तैयारे की तलाश में मजीद मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं। कुआलालंपुर में मलेशियाई वजीर आजम नजीब रज़ाक के साथ मुलाकात के बाद ओबामा ने इस सर्च ऑपरेशन के लिए मुल्की सतह पर की जाने वाली कोशिशों का दिफा भी किया और कहा कि मलेशियाई हुकाम इस तैयारे की तलाश के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। रज़ाक के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि उन्होंने कुआलालंपुर हुकूमत पर जोर दिया है कि वो मुल्क में इंसानी हुकूक की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने के लिए कोशिश करें। ओबामा अपने हफ्ते भर के दौरे एशिया के दौरान फिलीपीन भी जाएंगे। मलेशिया पहुंचने से पहले उन्होंने जापान और जनूबी कोरिया का दौरा भी किया था। जनूबी कोरिया की सदर ने आज अपने वजीर आजम जोंग होंग वान का इस्तीफा कबूल कर लिया है, ताहम ये नहीं बताया कि वो कब अपने ओहदे से अलग होंगे। होंग वान ने फेरी हादसे पर नामुनासिब हुकूमती रद्दअमल पर मुस्तफी होने का ऐलान किया था। 16 अप्रैल को रोनुमा होने वाले इस हादसे में 300 अफराद हलाक या लापता हुए हैं, जबकि इस हवाले से सर्च और इमदादी कार्रवाइयों पर हुकूमती नाअहली को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ये अमर अहम है कि जनूबी कोरिया में एग्जीक्यूटिव इख्तियारात का मुंबा सदर होता है, इसलिए वजीर आजम के इस्तीफे को एक अलामती कदम तस्वुर किया जा रहा है। 5 अप्रैल को मुनक़िदा अफगान सदरती इंतखाबात के इब्तिदाई नताइज का ऐलान हो चुका है। अब्दुल्ला 44.9% वोटों के साथ पहली पोजीशन पर हैं, जबकि अशरफ गनी 31.5% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। हतमी नताइज का ऐलान 14 मई को मुतवक्को है। अफगान आज़ाद इलेक्शन कमीशन के सरबराह अहमद यूसुफ ने बताया कि इब्तिदाई नताइज की रोशनी में इंतखाबात के दूसरे मरहले का इनेकाद होगा।
जो पहले 2 उम्मीदवारों यानी अब्दुल्ला और अशरफ गनी के दरमियान होगा। उनके मुताबिक दूसरे मरहले की वोटिंग 7 जून को होगी। अफगानिस्तान में बरतानिया का एक फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में कम से कम 5 फौजी हलाक हो गए हैं। यह हादसा मुल्क के जुनूबी हिस्से में पेश आया और इसकी वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। ISAF के 5 अरकान की हलाकत की तस्दीक नाटो की जानिब से कर दी गई है। हलाक होने वाले फौजियों की शनाख्त के बारे में ताहाल कोई तफसीलात फराहम नहीं की गई हैं। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक तालिबान के तर्जुमान ने अपने एक पैगाम के जरिए इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। इराक की दारुल हुकूमत में इंतखाबी मुहिम के दौरान एक शिया तंजीम की हिमायत में निकाली जाने वाली एक रैली पर होने वाले मुतादिद बम हमलों के नतीजे में कम से कम 37 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। ये धमाका उस वक्त हुआ जब करीब 10,000 अफराद बगदाद के मशरिक में वाक़े एक स्टेडियम में मौजूद थे। इस ग्रुप ने जलसे में आइंदा बुध को होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना था। नाज़रीन, आखिर में एक और नजर सुर्खियों पर। बस 4 दिन का इंतजार है, देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। केसीआर की नरेंद्र मोदी और पवन कल्याण पर तनकीद। मुल्क को 56 इंच का सीना नहीं, दरिया दिली चाहिए। अमेठी में प्रियंका गांधी ने बनाया मोदी को निशाना। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला की रैली में धमाका, धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी ने बोला मोदी और राजनाथ सिंह पर हमला, कहा दोनों ने मिलकर सीनियर कायदीन का वजूद ही खत्म कर दिया। अपने दौरे एशिया के दौरान मलेशिया पहुंचे ओबामा, इंसानी हुकूक की सूरत हाल में बेहतरी की जरूरत पर दिया जोर। नाज़रीन, इसी के साथ कशिश खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले खबरनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।